हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी क्लास उन बच्चों के लिए रहेगी जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी जिनका सब्जेक्ट है। तो मेन टॉपिक हम अपनी क्लास में करेंगे क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं और हमें अपने सिलेबस का क्विक रिवीजन लेना है। ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट है जो जिन्होंने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है, उनके लिए एक रिवीजन का काम करेगी। और जो बच्चे अपनी तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और कंफ्यूज हैं अपनी तैयारी को लेके, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। क्योंकि मैं अपने चैनल पर लैब असिस्टेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है वो डालूंगी, क्योंकि लास्ट के डेज़ हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें मेहनत की ज़रूरत है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं अर्थक्वेक से, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? देखिए, जब हमारी अर्थ है, अर्थ पे हम एक झटका सा महसूस करते हैं, वो किसी भी कारण से हो सकता है, बाह्य कारण से हो सकता है या आंतरिक कारणों से हो सकता है। तो वो जो पृथ्वी के भूपटल में जो कंपन उत्पन्न होती है उसी को भूकंप कहते हैं। और भूकंप का जो वर्गीकरण किया है वो रेटर और गुटेनबर्ग के अनुसार उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल जो भूकंप आते हैं ना, वो आते 50 किलोमीटर तक, लेकिन जो माध्यमिक भूकंप जो आते हैं वो 50 से 250 किलोमीटर तक आते हैं। और गहरा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें जो गहरा जो भूकंप आता है वो 250 से 720 किलोमीटर तक आता है। भूकंप जो है वो भूगर्भ शास्त्र की जो शाखा है, इसका जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था वो अरस्तु ने किया था। भूकंप जैसे ही भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान जो है इलास्टिक एनर्जी रिलीज होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भूकंप आता है तो किस प्रकार की एनर्जी रिलीज होती है? तो भूकंप के दौरान इलास्टिक एनर्जी रिलीज होती है। रेडियो एक्टिव तत्व, देखिए जो भूकंप आता है तो उसमें जो है रेडियो एक्टिव तत्व भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखिए थोरियम जो है 14 ppm होता है, यूरेनियम 4 ppm और पोटेशियम 4 ppm होता है। भूकंप के इस टॉपिक में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहला होता है फोकस और दूसरा होता है एपिसेंटर। फोकस क्या होता है? देखिए, जो ये हमारा धरातल है, ये जो अर्थ है, अर्थ में वो क्षेत्र, धरातल के नीचे का वो क्षेत्र जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है, फोकस या केंद्र कहलाता है। और इसी के ऊपर जस्ट 90 डिग्री ऊपर ये धरातल के ऊपर वाला क्षेत्र, ये एपिसेंटर या अधिसेंटर कहलाता है। तो देखिए, फोकस क्या होता है? फोकस धरातल के नीचे का वो क्षेत्र जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, और फोकस के बिल्कुल ऊपर, धरातल के ऊपर 90 डिग्री पर एपिसेंटर होता है। और इसके जो भूकंप है, भूकंप का सबसे ज़्यादा जो अनुभव किया जाता है या महसूस किया जाता है, सबसे पहले वो एपिसेंटर पर किया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर। इसके बाद देखिए कुछ टर्मोलॉजी जो आपको याद करनी है कि सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। आइसोसिस्मल लाइन क्या होती है? जो भूकंप, समान भूकंपीय तीव्रता या समान बर्बादी वाले जो क्षेत्र हैं उनको मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है। होमोसिस्मल लाइन क्या कहलाती है? जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है और उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल कहलाती है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों का आंकन करने वाला यंत्र है। पूछा जाए कि भूकंपीय तरंगों का आंकन करने वाला जो यंत्र है या भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। अब देखिए, भूकंप को किन पैमानों पर मापा जाता है? तो भूकंप को 3 प्रकार के पैमानों पर मापा जाता है, जिसमें जो है रिएक्टर स्केल वर्तमान में यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं तीनों कौन कौन सी जो है
पैमाने हैं जिनसे भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। तो सबसे पहला आता है राशि फेरल पैमाना। तो ये जो पैमाना है, ये पहला पैमाना 1883 में बना था और ये एक सब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिनिष्ठ पैमाना था और रॉसी फेरल के द्वारा ये बनाया गया था, लेकिन ये जो पैमाना था अवैज्ञानिक था। और दूसरा जो पैमाना आता है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल जो है 1902 में गियोसोफी मर्केली के द्वारा बनाया गया था। ये भूकंप की तीव्रता व परिमाण मापने का जो यंत्र है। इसमें ये जो मर्केली स्केल है, मर्केली स्केल में 1 से 12 तक ऐसे काउंटिंग लिखी होती है, इकाइयाँ लिखी होती हैं। और इनमें जब देखा गया तो यहाँ पे बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई गई और इन अशुद्धियों को दूर करने का जो काम किया था वुड और न्यूमैन ने किया था, ये भी ध्यान रखना अपना। और इसके बाद आता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल का जो खोज की थी वो 1935 में चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर ने की थी। रिएक्टर स्केल में 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक बिंदु होते हैं और इसमें जो आगे का प्रत्येक बिंदु है वो पिछले बिंदु से 100 गुना अधिक तीव्रता लिए हुए होता है और 31.6 गुना अधिक ऊर्जा पैदा करता है। और वर्तमान में जो प्रयोग किया जाता है वो रिएक्टर स्केल का ही प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप मापी पैमाना रिएक्टर स्केल है, जबकि भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाला जो यंत्र है, भूकंप मापी यंत्र है, वो सिस्मोग्राफ है। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं हम नियत भूकंप की। भूकंप के भी प्रकारों में जो नियत भूकंप है, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नियत भूकंप किसे कहते हैं। तो जब हम खनन की प्रक्रिया की जाती है तो उसके कारण से जो भूकंप आता है उसको नियत भूकंप कहा जाता है। अब देखिए, जो ओल्डहम है, ओल्डहम के अनुसार जो भूकंप है वो कितनी गहराई पर आते हैं और कितने परसेंट आते हैं। तो देखिए, ओल्डहम कहते हैं कि जो 90% जो भूकंप आते हैं वो 8 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं और 8% जो भूकंप आते हैं वो 8 से 30 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं और 2% जो भूकंप आते हैं वो 30 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं। जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगे प्रवाहित होती है। पहली होती है पी तरंगे, दूसरी एस तरंगे और एल तरंग। तो 3 ये मेन जो तरंगे हैं भूकंप के दौरान प्रवाहित होती हैं। जो पी तरंगे हैं इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होती है और औसतन इनकी जो गति देखी जाए तो वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और जो पी तरंगे हैं, पी तरंगों को अन्य बहुत से नामों से पुकारा जाता है। तो देखिए क्या क्या नाम है पी तरंगों के। पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं क्योंकि ये 180 डिग्री पर जो चलती हैं और इनको दबाव तरंगे भी कहा जाता है। इन्हीं को तनाव तरंगे कहते हैं। प्राथमिक वेव्स भी इन्हीं को कहा जाता है क्योंकि पी से प्राइमरी वेव्स हो जाती है। और ध्वनि तरंगे, क्योंकि ये ध्वनि तरंगों की भांति प्रवाहित होती है इसलिए इनको ध्वनि तरंगे भी कहा जाता है। और इन्हीं को देशांतरीय तरंगे कहा जाता है और संपीड़न तरंगे भी इनको कहा जाता है। देशांतरीय तरंगे इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रकार से प्रवाहित होती है हमारा जो धरातल है वहाँ पे, इसीलिए इनको देशांतरीय तरंगे भी कहा जाता है। और ये जो तरंग है ये ठोस में तो बहुत तीव्र चलती हैं, जबकि तरल में इनकी जो गति है वो मंद हो जाती है। इसके बाद जो दूसरे प्रकार की जो तरंग आती है वो आती है एस तरंगे। तो जो एस तरंगे हैं इनकी गति 6 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन ये जो तरंगे हैं वो द्रव में लुप्त हो जाती हैं। तो द्रव में ये जो तरंगे हैं नहीं दिखाई देती, ये केवल जो गैस है और जो ठोस है उनमें ही प्रवाहित होती है। तो एस तरंगे इनका भी कुछ नाम है, तो देखिए कौन कौन से, क्योंकि एस है, एस फॉर सेकेंडरी। तो इन तरंगों को द्वितीय तरंगे भी कहा जाता है और इन्हीं तरंगों को गौण तरंगे भी कहा जाता है। अब देखिए एल तरंगे या एल वेव्स। एल वेव्स वो वेव्स है जो सबसे विनाशकारी होती है, क्योंकि ये जो वेव्स हैं ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ के धरातलीय भाग पर प्रवाहित होती हैं। इसीलिए ये एल तरंगे जो हैं इनको विध्वंसक या विनाशात्मक तरंगे कहा जाता है। तो एल
एल तरंगे धरातलीय तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि ये जो अर्थ है अर्थ के धरातल पर प्रवाहित होती है। इन्हीं को लॉन्ग वेव्स कहते हैं। एल वेव्स, एल फॉर लॉन्ग, लॉन्ग वेव्स इन्हीं को कहते हैं, और लव वेव्स भी इन्हीं को कहा जाता है। और जो इनकी गति होती है वो 3 से 6 किलोमीटर पर सेकंड की गति होती है। ध्यान रखना, लव वेव्स काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि लव वेव कौन से तरंगों को कहा जाता है, तो लव वेव्स जो है वो एल तरंगों को कहा जाता है। और इन्हीं को विनाशात्मक तरंगे भी कहा जाता है। और ये जो तरंगे हैं ये तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। जो हमारा ठोस है, द्रव है, गैस है, तीनों माध्यम से गुजरती हैं, और इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी जो तरंगे हैं वो हो जाती हैं। अब देखिए, जो पी और एस तरंगे हैं, इन दोनों तरंगों को मिलाकर भूकार्भिक तरंगे या फिर इनको बॉडी वेव्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या क्या निकलते हैं। पी और एस तरंगों को पिंड तरंगे कहते हैं, बॉडी वेव्स कहा जाता है, और इन्हीं को दोनों को मिलाकर ही भूगार्भिक तरंगे कहा जाता है। अब देखिए, जो पी तरंगे हैं, पी तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है। पी जो तरंगे हैं इनका भूकंपीय छाया क्षेत्र 105 से 143 डिग्री। ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे ये देखिए, ये जो तरंगे हैं ये धरातलीय तरंगे हैं, और ये जो तरंगे हैं ये पी तरंगे होती हैं। इनकी जो गति है ठोस में तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो कोर वाला जो पार्ट है ये ठोस है, और इनकी जो गति है यहाँ पे मंद होती है। तो ये वाला जो भाग है हमारा ये पी तरंगों का है, और ये एस तरंगों का है। तो ये 105 से लेके 143 तक के बीच का जो क्षेत्र है ये पी तरंगों का भूकंपीय क्षेत्र है। पी और एस दोनों का ही है ये। अगर पूछा जाए, पी तरंगों का जो भूकंपीय छाया क्षेत्र है वो भी यही है, और पी एस तरंगों का भी भूकंपीय क्षेत्र यही है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका 40% होता है। तो ध्यान रखना, जो सेकेंडरी वेव्स है संपूर्ण अर्थ का 40% होता है। और पी तरंगों की जो गति है वो एस तरंगों की गति से 1.7 गुना, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो पी तरंगों की गति है वो एस तरंगों से 66% ज़्यादा होती है। तो आगे देखिए, अब देखिए, जो भूकंपीय तरंगे हैं, जब भूकंप आता है ना तो हमारे वायुमंडल में एक गैस जो है वो फैल जाती है, जिससे पता चल जाता है कि भूकंप आएगा। तो कौन सी गैस है, तो देखिए, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जो रेडान गैस है वो हमारे वायुमंडल में फैल जाती है। अब देखिए, जो हमारी एल तरंग है, एस तरंग है और पी तरंग है, इनके अलावा भी कुछ और तरंगे हैं जो पाई गई है। भूकंप जब आता है तो कुछ और प्रकार की तरंगे भी प्रवाहित होती है। तो देखिए कौन कौन सी, यहाँ पे हमारी पी जी तरंग है और पी एस जी तरंग है। पी से पी जी बना है, एस से एस जी तरंगे। तो ये जो तरंगे हैं पी जी तरंगे 5.4 किलोमीटर पर सेकंड की गति से मूव करती हैं, और जो एस तरंगे हैं वो 3.3 किलोमीटर पर सेकंड की गति से जो है वो प्रवाहित होती हैं। ये दोनों तरंगे, ये जो पीजी तरंग है और एस जी तरंग है, ये दोनों धरातल के निकट चलती है। और पीजी और एस जी तरंगों का पता जो लगाया था वो जेफरीज महोदय ने लगाया था, और कहाँ लगाया था, क्रोएशिया की जो कल्पा घाटी है वहाँ पे 1906 के भूकंप के आधार पर इन्होंने पी और जी तरंग का पता लगाया था। इसके अदर देखिए, पी स्टार और एस स्टार तरंगे भी जो है भूकंप के दौरान प्रवाहित होती पाई गई है। तो ये जो तरंगे हैं पी स्टार जो है वो, इनकी गति जो होती है वो 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और एस स्टार जो तरंग है इनकी गति 3 से लेकर 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और इसका जो पता लगाया था, पी स्टार और एस स्टार जो तरंगे हैं इनका पता जो है कोनार्ड ने लगाया था। टाइम्स में 1932 में जो भूकंप आया था उसके दौरान इन तरंगों का पता चला था। और ये जो दोनों तरंगे हैं पृथ्वी की मध्यम जो परत है, मध्यवर्ती जो परत है वहाँ पे चलती है। अब देखिए, इनकी गति का क्रम आपसे पूछा जाए तो इनकी गति का क्रम क्या होता है। सबसे ज़्यादा जो इनकी गति होती है, किन तरंगों की गति होती है, वो होती है पी तरंगों की, उसके बाद एस तरंगों की गति होती है, फिर पी स्टार और फिर उसके बाद एस स्टार, और फिर आता है पी जी और एस जी।
तो ये क्रम भी आप ध्यान रखना। जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, हमें पता है। और जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो मध्यम भाग है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है, ये भी हमें पता है। अब देखिए, जो नवीन वलित श्रृंखला में जो भूकंप आते हैं वो संतुलनकारी भूकंप आते हैं। जो हमारा हिमालय पर्वत है या जितने भी आपके वलित पर्वत है, रॉकीज है, एंडीज है, यहाँ पे जो भूकंप आते हैं ना वो संतुलनकारी भूकंप आते हैं। और 90% भूकंप जो है इन्हीं श्रृंखलाओं में देखे जाते हैं। कौन से में? जो वलित पर्वतों वाली जो श्रृंखलाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं जो भूकंप है, भूकंप का वितरण किस प्रकार से। भूकंप के वितरण में जो हमारी पहली पेटी आती है वो आती है प्रशांत महासागरीय पेटी। और ये जो पेटी है यहाँ पे समस्त ग्लोब का 63% भूकंप आता है। और जो है इसको 2/3% जो भूकंप है वो भी आप कह सकते हो। और जापान में, मतलब ये जो हमारी पेटी है प्रशांत महासागरीय पेटी, यहाँ पे सर्वाधिक जो भूकंप देखने को मिलते हैं वो जापान में मिलते हैं। और प्रतिवर्ष यहाँ पे 1500 भूकंप देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा एशिया है, एशिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच में जो हमारा प्रशांत महासागर है, इसी श्रृंखला को कहते हैं, यही जो पेटी है इसको बोलते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी। और ये जो पेटी है इसको रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय का नाम भी दिया जाता है। भूकंप के वितरण में हमारी दूसरी पेटी आती है मध्य अटलांटिक पेटी। और ये जो मध्य अटलांटिक पेटी है यहाँ पे 16% भूकंप आते हैं। और यहाँ पे जो भूकंपों का कारण होता है वो प्लेटों का अपसरण होता है। मतलब जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं तो इसको अपसरण कहते हैं। जो हमारा अटलांटिक महासागर है, इसके बीच में जो अटलांटिक कटक है, वहाँ से जो भूकंप है या फिर जो हमारा यहाँ पे जो है प्लेटें, दो प्लेटों का अपसरण होता है, तो वहाँ पे भी जो है भूकंप आते हैं। और इस रेखा में सर्वाधिक जो भूकंप आते हैं इस क्षेत्र में वो भूमध्य रेखा के पास आते हैं। और जिनका जो केंद्र होता है या गहराई होती है वो 25 to 35 किलोमीटर होती है। इसके बाद आती है मध्य महाद्वीपीय पेटी, यहाँ पे 21% भूकंप आते हैं। और भारत जो है इसी क्षेत्र में आता है। और जो हमारा हिमालय है, हिमालय का क्षेत्र जो कि भारत का सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र है, सर्वाधिक भूकंप जो है वृहत हिमालय में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हिमालय क्षेत्र में भी सर्वाधिक जो भूकंप आते हैं वो हिमालय क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पे जो हिमालय क्षेत्र में भूकंप आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो समस्थिति समायोजन है, आइसो एडजस्टमेंट यहाँ पे है। ठीक है, आइसोस्टेटिव एडजस्टमेंट के कारण यहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं। इसके बाद देखिए हमारा जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग सामान्यतः देखिए 1737 में कोलकाता का जो भूकंप है भारत के इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप कहा जाता है। अब देखिए जो हमारा प्रायद्वीपीय जो भारत है, यहाँ पे बहुत कम, मतलब सबसे कम जो भूकंप आते हैं भारत में वो प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जोनों के आधार पर भी भारत को 5 जोनों में विभाजित किया गया है। तो पहला देखिए यहाँ पे न्यूनतम क्षतिकारी भूकंप जो है वो आते हैं और इसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, यूपी, बिहार इसमें आता है। इसके बाद जो है वो आता है हमारा न्यून जो भूकंप जोन है। न्यून भूकंप जोन में पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और कोलकाता आता है। सामान्य तो जो भूकंप आते हैं वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, हरियाणा का दक्षिणी भाग, एमपी का दक्षिणी भाग जो है यहाँ पे आते हैं। इसके बाद देखिए जो अत्यधिक भूकंप आते हैं, अत्यधिक भूकंप जो है वो हिमालय क्षेत्र में आते हैं। हिमालय और जो हमारा यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ पे अत्यधिक तीव्रता वाले या अत्यधिक जो भूकंप, बहुत ज़्यादा भूकंप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ देखिए जो हमारा भूकंप का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। और जो हमारी पृथ्वी की संरचना है जो कि हमारा लैब असिस्टेंट का 3rd टॉपिक है, तो पृथ्वी की संरचना है ये, इसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये टॉपिक रहेगा। और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो इसी के साथ जो है ये हमारा जो आज की क्लास है ये कंप्लीट होती है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपका लैब असिस्टेंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। और इसी के साथ साथ हम जो है हमारा वायुमंडल की जो संरचना है या फिर जो हमारा आंतरिक धरातल की संरचना है उसको समझेंगे। और इसी के साथ ये जो वीडियो है हमारा आज कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।